मुझे याद है एक टाइम ऐसा भी था हमारे पास जब हम लोग सिर्फ़ चपाती के ऊपर पानी लगा के और लाल मिर्ची का पाउडर डाल के उसको खाते थे। मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने मेरी सिस्टर का मर्डर किया, उसको मारा और उसको सूरजकुंड फेंक दिया। मेरी फ़ैमिली ने मेरी शादी एक हैंडीकैप लड़के के साथ में कराई। डोमेस्टिक वायलेंस मुझे फ़ेस करना पड़ा। हर दूसरे तीसरे दिन मार-पिटाई करना और एक ही महीने में उन्होंने इतना मारा था मुझे कि मैं बेहोश हो गई थी और मेरे नेबर्स ने मेरे फैमिली को फ़ोन किया था कि अगर आपको आपकी बच्ची बचानी है तो आप इसको अपने घर ले जाइए। अभी मैं तो ज़िंदा हूँ, घर ही तो टूटा है, कोई बात नहीं, आँचल फिर से बन जाएगा। जनवरी 15th में मैं कैंसर से डायग्नोज़ हुई, एडवांस स्टेज कैंसर। मेरा नाम आँचल शर्मा है और मैं न्यू दिल्ली से हूँ और मैं 36 ईयर ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। और मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ सो मैं आपको थोड़ा बिगनिंग से बताती हूँ। हमारा 6 लोगों का परिवार था एंड जिसमें मेरे पेरेंट्स और मेरी छोटी बहन और मेरे 2 भाई और हम सब लोग एक 8 बाई 8 के रूम में एक्चुअली हम लोग रहते थे। और मेरे जो फादर थे वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे उस टाइम पे और मदर जो थी वो उन्होंने काफ़ी टाइम के बाद कारखाने में काम करना शुरू किया था धागे काटने का। और मेरे फादर क्योंकि मेरे फादर जो थे वो ऑटो चलाने की लाइन में थे तो इस वजह से वो लोग मतलब वो बहुत ज़्यादा दारू पीना और जुआ खेलना इन सारी चीज़ों की भी आदतें उनको पड़ गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी घर में। और प्रॉब्लम इस लेवल की होती थी कि कई बार अगर उन्होंने दारू पी है तो उनको काम नहीं करने जाना है और काम नहीं करना है तो घर में खाना नहीं आना है। तो इस तरीके की सिचुएशंस मैंने अपने चाइल्डहुड में बहुत देखी हैं। और ऐसा भी टाइम था जब हमारे पास बिल्कुल ही ऐसा हो जाता था कि पापा 2-2 3-3 4-4 दिन काम नहीं करने जाते थे, लड़ाई करने के बाद, झगड़ा करने के बाद। तो खाने के लिए घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और वो इस लेवल की प्रॉब्लम होती थी कि हमें ये नहीं पता होता था कि आज शाम को हम कैसे खाना खाएँगे, क्या होगा हमारे पास। और एक मुझे याद है एक टाइम ऐसा भी था हमारे पास जब हम लोग सिर्फ़ चपाती के ऊपर पानी लगा के और लाल मिर्ची का पाउडर डाल के उसको खाते थे, क्योंकि हम लोग चपाती सब्ज़ी ख़रीदने का हम लोग उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे। तो वो बहुत मेजर फ़ेज़ था मेरी लाइफ़ का, टर्निंग फ़ेज़, जिस टाइम पे मैंने और मेरे बड़े भाई ने एक्चुअली बिल्कुल पढ़ाई छोड़ने का डिसीज़न लिया। और उस टाइम पे मैं 8th में थी और मेरा बड़ा भाई जो था वो 9th में था। और तभी से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब 15 साल की उम्र में कोई किसी को काम नहीं देता है, बट मुझे मेरे एक नोन आंटी थे, उन्होंने एज़ अ टेलीकॉलर रखा और उन्होंने सपोर्ट करने की उनकी जो इच्छा थी उसकी वजह से हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए सर्वाइवल हमारा अच्छे से हुआ। और मैं याद है मेरी पहली सैलरी मुझे 3500 रुपये मिली थी आंटी से। और वहीं से बस हम लोगों ने काम करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जॉब्स करनी शुरू कर दी। मैं कहीं पे रिसेप्शनिस्ट का काम किया, कहीं पे स्टॉक मार्केट में काम किया, कहीं पे स्विमिंग का काम किया। पहले स्विमिंग सीखी, फिर स्विमिंग सिखाई। मेरे ब्रदर ने गैराज में काम किया कार ठीक करने का। तो हम लोगों ने इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने काम किया और धीरे-धीरे अपना सर्वाइवल जो भी था हमारा, हम लोग वहाँ से आगे-आगे बढ़ते रहे। और जो मेरी मदर थी उनको बस ये था कि मैं कैसे भी करके अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना दे दूँ। और उसके लिए उन्होंने, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनको कुछ और काम वो नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने कारखाने में धागे काटने का काम शुरू किया। और उनका जो काम था उसकी जो डिमांड थी वो करीब-करीब 8 से 10 घंटे खड़े होके धागे काटने पड़ते थे। तो मतलब जब वो घर आती थी तो लिटरली उनके जो पैर हैं वो सूजे हुए होते थे और कई बार ऐसा होता था कि 10-12 घंटे भी एक्सीड कर जाते थे, क्योंकि उनको ओवरटाइम लगाना पड़ता था ताकि वो अच्छे तरीके से हमारा ख्याल रख पाएँ, हमें प्रॉपर एजुकेशन दे पाए, जो कि वो बहुत ट्राई करती थी। मुझे याद है जब मैंने पढ़ाई छोड़ने का डिसीज़न लिया था तो मुझे मेरी मम्मी ने बहुत मारा था, क्योंकि उन्होंने बोला था हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन तुम लोग तो करो। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि वो इतना करने के बाद में भी शायद वो नहीं कर पा रही थी चीज़ों को। तो मैंने और भाई ने सोचा कि हम लोग पढ़ाई छोड़ते हैं, काम करते हैं, और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। वो जर्नी शुरू होते हम लोगों ने रियल एस्टेट में काम करना शुरू करा, फ्रीलांसिंग करना शुरू करा। 1-2 जगह पे
लोगों ने पैसा भी मांगा। जैसे कि मेरा एक एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के अंदर, मैंने कहीं पे काम किया तो 6 आई थिंक 6 महीने के ही अंदर मैंने 2.5 लाख रुपए की अर्निंग मेरी हो गई थी ब्रोकरेज से। और जब मैंने पैसे मांगे तो मिस्टर रघुवंशी उनका नाम था, मुझे नाम भी याद है। उन्होंने मेरे पैसे देने के लिए ही मुझे मना कर दिया। और एक तरफ तो ऐसा लगा कि 2.5 लाख रुपए, एक 4,000 कमाने वाली लड़की को सीधा 2.5 लाख रुपए मिल जाए तो दुनिया चेंज हो जाती है ना, कि अरे 2.5 लाख, इसमें तो मैं ये भी कर लूँगी। पहले मैं अपने परिवार को उस 8x8 के रूम से निकाल के एक अच्छी जगह पे लेके जाऊँगी, फिर मैं ये करूँगी वो करूँगी। लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट मुझे पता चलता है कि उन्होंने मुझे पैसे देने के लिए मना कर दिया और मैं फिर से मतलब ऐसे ही सैड हो गई। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन वहाँ पे भी एक बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने मेरी मदद की वहाँ पे। उन्होंने उस ब्रोकर को भी बुलाया और मुझे भी बुलाया और उन्होंने कुछ पैसे, सारे नहीं लेकिन कुछ पैसे मुझे वहाँ से दिलवाए। और उन्होंने मेरा हार्ड वर्क देखा था कि मैं कैसे दिल्ली से जाके गुड़गांव पूरा पूरा दिन उनके ऑफिस के बाहर खड़े होकर प्रॉपर्टीज़ बेचती थी, कोशिश करती कि कोई एक प्लॉट खरीद ले। और ग्रुप का नाम भी मैं बताती हूँ उस प्रोजेक्ट का, भास्कर इंक्लेव के नाम से एक प्रोजेक्ट था राजस्थान के अंदर, जिसको मैं बेचती थी। तो उन्होंने देखा कि मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ और सुबह से शाम तक खड़ी रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप हमारे लिए क्यों नहीं काम करती हैं। और वहाँ पे उनके साथ फिर मैंने काम करना शुरू करा। फिर करते करते 1 साल के बाद मुझे अच्छी खासी नॉलेज रियल एस्टेट की हो गई थी, जिसके चलते चलते मैंने अपने भाई को बोला, अरे ये तो बहुत आसान है पैसे बनाना, इसमें चलो हम दोनों ही शुरू करते हैं। तो हम दोनों ने लोकल एरिया में ही रूम्स दिलवाने, फ्लैट्स दिलवाने शुरू करे। और 2 साल 2.5 साल के बाद में हम लोगों ने साई रियल सोल्यूशन के नाम से मैंने एक अपना खुद की कंपनी बनाई। और वहाँ पे फिर हम लोगों ने काम करना शुरू करा और रियल एस्टेट से मैंने बहुत कुछ कमाया, बहुत अच्छे से पैसे कमाए। लेकिन मेरी लाइफ में डाउनफॉल बहुत रहा। पैसे कमाए, उसके बाद फैमिली की एक वो हो गया कि नहीं अब तो हम सेटल हो गए हैं, तो अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे छोटी सिस्टर थी, शी वॉज़ इन रिलेशन विद समवन, तो उसकी शादी करानी पड़ी क्योंकि उसने बोला था या तो मैं मर जाऊंगी या मेरी शादी करा दीजिए। उसकी शादी कराई पहले फैमिली के अगेंस्ट। और वहाँ पे भी एक ऐसा कुछ हुआ कि हम, कोई फैमिली सोच भी नहीं सकती कि उसके साथ इतना बुरा हो सकता है। वहाँ पर भी 6 महीने के ही बाद मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने मेरी सिस्टर का मर्डर किया, उसको मारा और उसको सूरजकुंड फेंक दिया। ट्राई ये किया कि शी वॉज़ रेप्ड, किडनैप्ड एंड रेप्ड, और उसको किसी ने वहाँ से रेप करके कोई नाले में फेंक दिया है। और वो हमारे साथ वो सारी चीज़ें, मतलब हमारे साथ सुबह से शाम तक वो ढूंढ रहे हैं उसको और क्लेम कर रहे हैं कि वो मिसिंग है। तो वो एक बहुत बड़ा सैड पॉइंट था मेरी लाइफ का। और वो ऐसा था कि फैमिली और हम सब लोग इतने शॉक में थे कि हमने ये नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। एक अबैंडन करना या किसी को डिसोन करना अलग बात होती है, लेकिन कोई आपको आके ये बताए कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। एंड उसके बाद मैंने फैमिली के अगेंस्ट जाके, क्योंकि फैमिली का ये था कि रिलेटिव्स का प्रेशर था कि आप कैसे करोगे, और जो भी हुआ वो उसकी गलती थी और उसकी गलती का उसको अंजाम मिल गया, जो भी जो थॉट होते हैं सोसाइटी के और उनके। उसी चक्कर में मेरी फैमिली ने मेरी शादी एक हैंडीकैप लड़के के साथ में कराई, जिसके एक हाथ पे ये पूरा मतलब ये वाला हिस्सा नहीं था। और मुझे लगा था कि वो इंसान बहुत ग्राउंडेड होगा, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस मुझे फ़ेस करना पड़ा। हर दूसरे तीसरे दिन मार पिटाई करना। और एक ही महीने में उन्होंने इतना मारा था मुझे कि मैं बेहोश हो गई थी। और मेरे नेबर्स ने मेरे फैमिली को फ़ोन किया था कि अगर आपको आपकी बच्ची बचानी है तो आप इसको अपने घर ले जाइए। मेरी फैमिली ने 1 बजे मुझे रात को अपने घर लेके गई। और उसके बाद में फिर से फैमिली का वही प्रेशर कि बेटा जो भी छोटी के साथ हुआ है अब तुम्हारे साथ भी वही होगा, तो सोसाइटी क्या बोलेगी। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैंने सब रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे ना तो आपकी तरह रहना है मम्मी, और ना ही मुझे छोटी की तरह मरना है। मैं अगर आपका ख्याल रख सकती हूँ तो मैं अपना भी ख्याल रख सकती हूँ। आपको मुझे रखना है ठीक है, आपको मुझे नहीं रखना है वो भी ठीक है। तो वहाँ से एक नया मोड़ आया मेरी लाइफ में। और मैंने डिवोर्स फाइल किया। और क्योंकि सारी गलती उनकी थी और उनको पता था अगर मैं कुछ और केस करती हूँ तो वो फंस जाएंगे। बट मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर आपको किसी चीज़ से निकलना है तो पीसफुली आप निकल जाइए। तो मैंने वहाँ पे उनको सब कुछ देने के बाद मैंने कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए। और मेरा डिवोर्स हो गया। उसके बाद वापस लाइफ वही नॉर्मल उसमें चलने लगी, नॉर्मल तरीके से वही सब काम वगैरह चलने लगा।
तो मैंने जो मेरा बचपन का सपना था अपनी फैमिली के लिए प्लॉट ख़रीदना, घर बनाना, वो मैंने वहाँ पे पूरा किया। और कुछ टाइम काम करने के बाद मैं इस कंडीशन में थी कि मैं उनके लिए एक घर ख़रीद पाऊँ, तो मैंने एक छोटा-सा 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट छतरपुर में ख़रीदा और वहाँ पे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना शुरू करा। घर में भी सारे लोग खुश थे, लेकिन वहाँ पे फिर से एक नया टर्न आया मेरी लाइफ़ में, जब हमारा घर पूरा बन गया और स्टील कार पार्किंग के साथ 3 स्टोरी, तो वो डिमोलिश हो गया। और वो ऐसा था कि मैंने अपनी सारी इनकम, सारी सेविंग्स वहाँ पे लगा दी थी और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हुई डिमोलिशन की, जिसमें हमारा घर भी जिसके अंदर आ गया था। तो वहाँ पे फिर से ऐसा हो गया कि कितना सब कुछ होगा, मतलब क्या ही देखना बाकी है अभी, ऐसे थॉट आए। लेकिन मैं एक चीज़ में बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले की, कि उसने मुझे बहुत हिम्मत दी है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ये मेरा एंड नहीं है। और मैं जो होता है उस चीज़ को एडमिट करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि ये मेरा लास्ट नहीं हो सकता। और इसकी वजह से मैं हमेशा मतलब गिर के भी उठ जाती हूँ। मैं बहुत गिरती हूँ और बहुत बार मैं बहुत उसी इस डबल स्ट्रेंथ से मैं उठती हूँ ऊपर, और मैं हमेशा वो ब्लेसिंग अपने सर पे फ़ील करती हूँ ऊपर वाले की। इसी वजह से उसके बाद में फिर जब सब हुआ, तो मैंने जब घर टूट रहा था तो मैं अपने आप को बोल रही थी, अभी मैं तो ज़िंदा हूँ, घर ही तो टूटा है, कोई बात नहीं, आँचल फिर से बन जाएगा। ये सेटबैक हुआ, सब कुछ लॉस में चले गए थे। तो क्या कहते हैं, फिर से किसी के अंडर काम करना शुरू करा एज़ ए फ्रीलांसर रियल एस्टेट के अंदर ही। फिर वहाँ से काम करते करते क्या कहते हैं 2017 में जनवरी 15 में मैं कैंसर से डायग्नोज़ हुई, एडवांस स्टेज कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। और मुझे याद है मैं 1 हफ़्ते के बाद अपनी फ्रेंड से, सब लोगों से मिल के वापस आ रही थी, और वापस मिल के आते वक्त मेरी कार एसेक्स फार्म के सामने से गुजर रही थी। तो वहाँ की रेड लाइट पे जब मैं रुकी, तो कुछ बच्चे मेरे पास आए जिन्होंने गाड़ी का शीशा खटखटाया और पैसे मांगे। मैं पैसे कभी भी नहीं देती हूँ बच्चों को सड़क पे या किसी को भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में उन लोगों को और मोटिवेट करता है। तो मैंने बोला पैसे तो नहीं है मेरे पास, और मेरे पास खाना भी नहीं था एक्चुअली उस टाइम पे कार में। तो मैंने उनको बोला मैं कहाँ से दूँ तुम्हें खाना? तो बच्चे वहाँ पे कहने लगे कि नहीं नहीं दीदी, यहीं पे पास में ढाबा है, आप वहाँ से दिला दीजिए। गाड़ी साइड में रुकी, ढाबे पे गए हम लोग, ढाबे वाले ने मना किया, उसका खाना ख़त्म हो गया था शायद। उसके बाद मैंने कहा अब कहाँ से मिलेगा खाना? तो मुझे लोकल एरिया पूरा पता नहीं था वहाँ का, सो उन्होंने कहा दीदी यहीं पे पास में है। तो एसेक्स फार्म के पीछे हम एक चाउमीन काउंटर पे गए, जहाँ पे बच्चों ने चाउमीन पैक करानी उनके लिए शुरू करी हम लोगों ने। और बच्चे इतने ज़्यादा डिमांडिंग थे वो बच्चे, और हम लोगों ने 2 चाउमीन के पैकेट पैक कराने थे, जो हम लोगों ने लास्ट में 5 पैकेट पैक हुए। वो भी ऐसे, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मुझे लाल चटनी भी चाहिए, हरी चटनी भी चाहिए, और वो स्टॉल पे बार बार जंप कर रहे थे, देख रहे थे कैसे पैक हो रहा है। तो वो जो एक मोमेंट था 20-25 मिनट का, वो मेरी लाइफ का अ, ऐसा लगा मुझे, मेरी लाइफ में मुझे भगवान ने एक नया पर्पस दे दिया जीने के लिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर मैं ये भूल गई कि मुझे कैंसर हुआ है। मेरे चेहरे पे सिर्फ स्माइल थी, और वो इतनी अच्छी स्माइल थी कि मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ तो ठीक है, कुछ तो ख़राब नहीं हुआ है पास में, ये बीमारी है, ठीक हो जाएगी। वहाँ ये जब मैं वापस गई, तो मैंने अपनी मम्मी के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, और मेरी मम्मी ने बोला अच्छा तुम्हें ये खुशी देता है तो चलो हम ये करेंगे। तो हमने घर से 5 रोल से शुरू किया था, 5 से 6, 6 से 8, 10 ऐसे करते करते 50 तक पहुँचे। 50 से हम लोगों ने फिर 200 लोगों का खाना पर डे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करा, एम्स हॉस्पिटल, स्लम्स। और सबसे ज़्यादा जो मेरा टाइम था वो ज़्यादातर ओल्ड एज होम में और स्लम्स में ही जाता जाता था ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। मेरे डॉक्टर्स भी शॉक थे, क्योंकि डॉक्टर्स मुझे बोलते थे भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, और मैं हज़ार लोगों के साथ में, 500-500 लोगों के साथ में वहाँ पे होती थी। तो मेरे डॉक्टर्स को मानना पड़ा। उन्होंने बोला बेटा जो भी तुम कर रही हो ना, आई थिंक यही तुम्हारी दवा है, और दुआ जो भी आपको मिल रही है वो तुम्हें बचा रही है, तो जो तुम कर रहे हो वो करते रहो। ऐसे करके ये मील्स ऑफ हैप्पीनेस वहाँ से बना। और वो जो मोमेंट था खुशी का, जो खुशी मुझे मिली, जो खुशी उन बच्चों को मिली, इससे ये नाम निकल के आया मील्स ऑफ हैप्पीनेस, कि खाने से आप किसको कितनी खुशी दे सकते हो। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई मील्स ऑफ हैप्पीनेस की। और आज हम करीब करीब अभी भी हम 2000 लोगों का खाना डेली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
और कोविड के बीच में हम लोगों ने करीब 10,000 लोगों को डेली खाना डिस्ट्रीब्यूट करा था, डिफरेंट जगहों पे किचन सेटअप करके। और रात भर हम लोग काम करते थे, दिन भर हमारा पूरा निकलता था ऐसे। और वो मोमेंट हमें नहीं पता था कि हम 200 लोगों को खाना खिलाते खिलाते कब 20-22 लाख लोगों तक हम पहुंच जाएंगे। और वो जो जब आया कोविड का टाइम, वो इतना ज़्यादा दर्दनाक था कि शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती जो हमने ग्राउंड पे विटनेस किया। और ऐसा होता था कि हम किसी को खाना खिला के काम करके पूरा दिन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वापस आते थे। मैं रात को रोती थी, आंखों में पानी होता था और ऐसे होता था, अपने आप आवाज़ आती थी कि जो हम कर रहे हैं वो इनफ नहीं है। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसी चैनल के थ्रू। एक हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करके वापस आ रहे थे साइट से 5,000 लोगों की, और छतरपुर टीबी हॉस्पिटल के बाहर एक इंसान बैठे हुए थे जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कांप रहे थे और कोई कपड़े नहीं थे उनके पास, एक बनियान थी और शॉर्ट्स था। और हमने गाड़ी रोकी तो उनको पूछा क्या हुआ, आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं कोलकाता से हूँ। उनका नाम भी मुझे याद है, मिस्टर राय। तो उन्होंने बोला कि मैंने खाना नहीं खाया है 10 दिन से। और वो काँप रहे थे, कहते, और वो एक ही चीज़ बार बार बोल रहे थे, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, मैं मर जाऊंगा, हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। तो हमने उनको बोला आप क्यों मर जाएंगे, आपको खाना हम खिलाते हैं। और हमारे पास गाड़ी में खाना तो नहीं था, बट कुछ केले और पानी की बोतल थी, हमने पहले उनको वो दिया। भाई को बोला कि आप खाना लेके आओ जब तक बनवा के, और हम लोगों ने उनको खाना खिलाया। आप मानेंगे, खाना खिलाते के साथ में उनको पहले तो वो खाना ही नहीं अंदर गया बॉडी में, वो खाना उनसे निकल गया, साथ के साथ ही वॉमिट हो गई उनको। और उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो हॉस्पिटल उनको अंदर लेने के लिए तैयार नहीं था। फिर हम लोगों ने प्रॉपर उनको रोटी सब्जी खिलाई, उसके बाद एम्बुलेंस लेके गए हम लोग एम्स हॉस्पिटल से। फिर उनको वहाँ पे एम्बुलेंस में लेके हम लोगों ने एम्स में एडमिट कराया। और ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, मतलब मैं आपको शायद सारे इंसिडेंट नहीं बता सकती। बहुत सी डेथ हमने देखी हैं, सड़कों पे लोगों को मरते हुए देखा है, बहुत सी चीज़ें देखी है। पर हमें ये नहीं पता था कि भगवान हमें इतनी स्ट्रेंथ दे देगा। कई लोगों ने यहाँ तक बोला कि आंचल तुम्हें तो कैंसर की हिस्ट्री है, तुम क्यों सड़कों पे जा रही हो, मतलब इतना सुपर हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करती हूँ कि किसी और को मदद करने से आप कभी भी मुसीबत में नहीं आते हैं। अभी हम 2,000 लोगों को डेली कर रहे हैं, तो 2,000 लोगों का आपने बहुत सही चीज़ पूछी है कि अभी हम लोग बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काइंड्स में तो बहुत हेल्प है। लोग खाना लेके आ जाते हैं, राशन लेते हैं, हमारे साथ जोमेटो जुड़ा हुआ है, वो हमें खाना देता है। कुछ लोगों का 800 लोगों का वहाँ से सपोर्ट आता है, कुछ और लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास काइंड्स में बहुत सपोर्ट है, लेकिन काइंड्स से हम लोग पूरा मॉनेटरी, जैसे आप देखिए, अब खाना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जाना है। कुछ खाना हमारे यहाँ पे भी बनता है करीब 500 लोगों का, वो खाना बनाने के लिए की भी एक कॉस्ट है। तो वो सारी कॉस्ट जो है हमें, वो अभी ज़्यादातर क्या हो रहा है कि मैं जो भी कमाती हूँ, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मुझे कॉर्पोरेट से उसका व्हेनेवर आई डू टॉक मुझे पैसा मिलता है, और जो भी मेरी कमाई है उसका एक मेजर हिस्सा मील्स ऑफ हैप्पीनेस में जाता है। तो वहाँ से अभी तक चल रहा है। या फिर मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ कि आप आगे आएँ, आप अपना बर्थडे, आप अपना कोई भी ओकेशनली कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा डे है, आप हमारे साथ आके सेलिब्रेट करें। तो हमें इस तरीके से थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलती है। बट आज अगर मैं आपको बोलूँ कि कोविड के बीच में हमने जो फंड रेज़ किया था, हमने सारा वो काम में लगा दिया। आज हमारे एनजीओ में कोई सपोर्ट नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है। अभी मुझे नहीं पता आफ्टर 2 मंथ्स हम लोग कैसे इस चीज़ को चलाएंगे। मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ लोगों से कि हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ आके वॉलेंटरी भी हेल्प करें। और अगर आप मॉनेटरी हेल्प कर सकते हैं हमारे साथ, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे डायरेक्ट। अगर वो आके खुद जिसको जो सैलरी देनी है, जो फ्यूल का वो लगना है, अगर वो उसी में डायरेक्ट हमें स्पॉन्सर करे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। ये जो 2,000 लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं डेली के, आई थिंक उन लोगों का खाना हमें रोकना नहीं पड़ेगा। और बाकी तो पता नहीं हमें कितनी हेल्प मिलेगी सर, कितनी नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा और मेरी टीम बिलीव करती है, अगर 2 नहीं तो 200, 2,000 नहीं तो 200, 200 नहीं तो 20 लोग, जितने भी लोग हम खिला पाएंगे, वो जब तक मैं हूँ तब तक तो चलेगा ही चलेगा। आंचल दीदी काफ़ी टाइम से आ रही है, हमें खाना अच्छा बांटती है, हम बच्चों को कपड़े बांटती है, मम्मी पापा को दवाई दे के जाती है, अच्छी सहायता करती है हमारे लिए। आंचल दीदी सबको खाना इसलिए बांटने आती है ना, तो आंचल दीदी बहुत अच्छी लगती है। खाना हमारे को देती है, हमें अच्छा लगता है, हम भूखे बैठे रहते हैं इसलिए हमें खाना मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम खाना खा लेते हैं तो फिर कुछ आंचल दीदी दे के जाती है, तो हमारा घर का खर्चा कम होता है। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैडम को। एक टाइम का खर्चा बच जाता है। हमको 3-4 साल से आंचल बेटी
बहुत अच्छा खाना देती है, गरीबों को कपड़े भी देती है, बूढ़े बड़ों को कुछ सहायता कच्चा भी भेजी है। लॉकडाउन में हमारे को बहुत अच्छा कुछ करी है इसने। हमारे आदमी की दवाई भी दिलाई थी, बहुत मदद हो रही है कपड़े लत्ते से। लॉकडाउन में राशन बटा, राशन लेके आई, गरीबों के लिए काफ़ी हेल्प कर रही है 5-6 साल से। इसको बेचारी को आगे सरकार से मदद मिले, गरीबों को बांटती है, गरीबों की सेवा करती है, हमारे लिए काफ़ी दिनों से कर रही है सेवा। इसकी भी आगे होनी चाहिए सरकार में मदद। सर हम ये चाहते हैं इसे तरक्की मिले। और पानी भी हमें लगना चाहिए एक टैंकर आंचल की तरफ से। सरकार कुछ नहीं कर रही हमारे लिए। सर वोट लेने के टाइम था आ जाते हैं, 2-4 टैंकर भेज देते हैं, फिर कोई सुनता ही नहीं है। आंचल दीदी के लिए ये करना चाहते हैं कि सबसे बड़ी वो बने, इसकी नौकरी लगे, इसकी वो सबसे बड़ी मैडम बने। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको जज ना करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो इंसान कहाँ से निकला है और किस चीज़ से गुजर रहा है उस टाइम पे। और मदद कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती, तो कभी अपने आप को ये सोच के भी ना रोकें कि मेरे इतनी छोटी सी मदद करने से मैं दुनिया में क्या चेंज ला पाऊँगा या सोसाइटी में क्या चेंज ला पाऊँगा। वो कहते हैं ना, घड़ा भी बूंद बूंद से बढ़ता है। तो अगर एक इंसान की मदद करता है तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया में कितने लोग कितने लोगों की मदद कर पाएंगे।